नमस्कार दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी है ओडिशा की। बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट में तुरेकेला नाम से एक ब्लॉक पड़ता है। ब्लॉक के अंदर एक गांव है झरनी। इस झरनी में 24 साल की एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था ममिता मेहर। वो पैसे से एक टीचर हुआ करती थी। झरनी गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में महालिंग नाम से एक गांव पड़ता है। वहाँ के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल सनशाइन में वो टीचर हुआ करती थी। वहाँ वो पढ़ाया करती थी। 2020 में जब कोविड आया था, सारे स्कूल कॉलेज सब बंद पड़ गए थे। पूरे एक साल बाद 2021 में जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ, धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हुई। स्कूल कॉलेज भी पहले जैसे खुलने लगे। उसी दौरान सनशाइन स्कूल के प्रेसिडेंट थे गोविंद साहू। इनका काफी नाम था वहाँ पर। उनकी गिनती बड़े लोगों में होती थी। उसकी वजह ये था कि उनका ऊपर तक पहचान और उनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। जब जब स्कूल में कोई बड़ा फंक्शन की आयोजन होता था तो बड़े बड़े नेता लोग अक्सर आते थे। अब बात आती है 8 अक्टूबर 2021 की। उसी दिन सुबह करीब 8 से 9 के बीच गोविंद साहू का कॉल ममिता मेहर को आता है। दरअसल ममिता स्कूल के टीचर होने के साथ साथ वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन भी थी, तो गोविंद मैनेजमेंट के सिलसिले में अक्सर कॉल करता था। उसी दिन भी कॉल करके उसने ममिता को बोला कि स्कूल बहुत जल्द खुलने वाले हैं, तुम्हारे पास काम है, तुम तुरंत आकर मुझे मिलो। लॉकडाउन के बाद ममिता पहली बार स्कूल जाने वाली थी। उसने घर वालों को फोन में हुई सारी बात बताती है। गोविंद साहू चंदोतारा करके एक जगह पर अपने गाड़ी के साथ था और उसने फोन पर ममिता को बोला था कि तुम भी चंदोतारा आ जाओ, दोनों मिलके स्कूल चलते हैं। ममिता चंदोतारा के लिए बस पकड़ती है क्योंकि उसके घर से चंदोतारा लगभग 95 किलोमीटर के दूरी पर थी। इसके बाद सुबह से शाम हो गई पर ममिता घर नहीं लौटी। किसी के पास भी उसकी कोई खबर नहीं थी। परेशान घर वाले हर जगह पता किए, कांटेक्ट करने की कोशिश किए पर ममिता का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। उसके अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को ममिता के घर वाले कुछ लोगों को लेकर ममिता के स्कूल गए पर स्कूल बंद पड़ा था। ममिता जिस गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी वहां जाके देखे तो रूम नंबर 20 जहां ममिता रहा करती थी वहां भी ताला लगा हुआ था। वहां से पता चला कि लॉकडाउन के बाद से वहां कोई गया ही नहीं। अब घर वालों की टेंशन दुगनी हो गई। वो लोग देर न करते हुए भागा वहां के एक पुलिस स्टेशन कैगांव पुलिस स्टेशन गए ममिता की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करने। वहां जाकर घर वालों ने सब बताया कि ममिता को उसके स्कूल प्रेसिडेंट गोविंद साहू ने कॉल करके बुलाया था। घर वालों को पता था कॉल के बारे में क्योंकि ममिता जब घर से निकली थी तो सबको बताई थी ये बात। घर वालों ने सीधा गोविंद साहू के ऊपर शक जताया क्योंकि बेटी आखिरी बार उसी से मिलने गई थी। उसके बाद से उनकी बेटी घर नहीं लौटी है और लापता है। कहते हैं कि गोविंद साहू का नाम सुन के पुलिस पहले चुप हो गए और कंप्लेन भी दर्ज नहीं किए। इसका वजह यही कि गोविंद साहू का आना जाना बड़े लोगों के साथ हुआ करता था। उसके पहुंच में कई बड़े नेता थे। पुलिस ये कहकर सबको भगा दिया कि आपकी बेटी कहीं गई होगी, आ जाएगी। घर वाले निराश होकर लौट आए। अपनी बेटी को खोकर घर वाले काफी परेशान थे और ऊपर से पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही थी तो गुस्सा भी था। इसके बाद घर वालों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मदद लिया। ममिता के घर वाले, कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार सब मिलके सोशल मीडिया पर सारी बात पोस्ट कर दिए कि किस तरह उनकी बेटी लापता है और पुलिस मदद नहीं कर रही है। ये टाइम लॉकडाउन का था तो लोग घर पर ही थे और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी थे। धीरे धीरे ये खबर आग पकड़ने लगी। आसपास के इलाके में पहले पोस्ट वायरल होने लगा और देखते देखते पूरे राज्य में ये खबर फैल गया। वहाँ के कुछ लोकल न्यूज में ये खबर दिखाया गया। गोविंद साहू जैसे आदमी का नाम आया था तो ये खबर न्यूज में काफी सुर्खियां बटोरने लगी। कुछ ऑपोजिशन पार्टी के लोग गोविंद साहू को अरेस्ट करने की मांग रास्ते पर उतर के करने लगे।
साथ साथ कुछ कुछ स्कूल कॉलेज वाले भी मोर्चे पे उतर आए। ट्विटर में भी गोविंद साहू को अरेस्ट करके ममिता को जस्टिस की मांग होने लगी। ये सब के बाद पुलिस के ऊपर दबाव आई। उनके पास गोविंद साहू को अरेस्ट करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। 8 अक्टूबर में ममिता गायब हुई थी और 13 अक्टूबर को टिटलागढ़ पुलिस पूछताछ के लिए गोविंद साहू को थाने बुलाया। शाम का वक्त था, अंधेरा होने को था। वहाँ पे गोविंद साहू बताया कि ये सच है कि ममिता आई थी, पर कुछ समय के बाद वो वापस भी चली गई थी और इसके आगे कुछ पता नहीं। ये सब चल ही रहा था कि अचानक थाने की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। कुछ ही समय में जब बिजली वापस आई तो सामने से गोविंद साहू गायब हो चुका था। वो फरार हो चुका था। इसके बाद ऑपोजिशन पार्टी के गुस्सा फूटने लगा। बात ये थी कि एक बड़ी पुलिस स्टेशन, जहां इतने सारे कांस्टेबल हर गेट पर थे, चारों तरफ से थाने को ऊंची दीवारों से घेरा गया था, फिर भी गोविंद साहू कैसे पुलिस के चंगुल से भागा। और भी एक बात है कि इतनी बड़े थाने में कोई इन्वर्टर या जनरेटर कुछ नहीं था। ऑपोजिशन पार्टी का कहना ये था कि गोविंद साहू बिना किसी बड़े आदमी के सपोर्ट के भाग नहीं सकता। इसीलिए सबके गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग पुलिस के ऊपर अंडा और टमाटर मारने लगे थे। इधर पुलिस के ऊपर गोविंद को पकड़ने की प्रेशर भी था। महालिंग में एक डिग्री साइंस कॉलेज था, आंचलिक महाविद्यालय। ये कॉलेज की देखभाल भी गोविंद साहू के जिम्मे में था। इस कॉलेज में बच्चों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा था। कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कैंपस के एक साइड में मजदूर सारे काम पर लगे हुए थे। 19 अक्टूबर को यानी गोविंद साहू के भागने के करीब 6-7 दिन के बाद मजदूर एक जगह के खुदाई कर रहे थे। करीब 5 फीट के खुदाई करने के बाद मजदूर सबकी नजर एक चीज पर पड़ती है। देखने से लग रहा था कि वो एक मनुष्य शरीर के अंग हैं। खुदाई करने के बाद दिखा कि कुछ हिस्से जल चुके थे और कुछ हिस्से सड़ चुके थे। ये सब देख के सबकी हालत खराब हो गई। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। देखते देखते ये खबर भी वायरल हो गई। पुलिस को डाउट था कि ये ममिता मेहर हो सकती है। लाश के पास से गले का एक चैन, एक पायल और एक बैग बरामद हुई। शक के आधार पर शिनाख्त के लिए ममिता के घर वालों को बुलाया गया। वैसे ही वो लोग बेटी के लापता होने से परेशान थे, अब उन्हें एक लाश के शिनाख्त के लिए बुलाया गया। जब घर वालों ने गले का चैन, बैग, पायल देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया। फिर भी कंफर्मेशन के लिए पुलिस ने डीएनए सैंपल कलेक्ट करके लाश टुकड़े को हॉस्पिटल भेज दिया। शक पहले से ही गोविंद साहू पर था तो जो फरार हो चुका था। एक टीम कैंपस में खोज में लग गई ममिता मेहर से जुड़ी चीजें ढूंढने में, और एक टीम गोविंद साहू को ढूंढने में लग गई। बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के ही बनगोमुंडा थाने के अंदर ही बुधिपदार नाम से एक गांव है। ममिता के लाश मिलने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही पुलिस बुधिपदार के एक गन्ने के खेत से गोविंद को गिरफ्तार कर लेती है। बोलांगीर पुलिस थाने लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। कई दिनों से सारे पुलिस गोविंद के चक्कर में परेशान और बदनाम हो रहे थे, तो पुलिस भी गुस्से में थे। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ किए, गोविंद साहू टूट गया और अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ, उसने ही ममिता को मारा है। इसने पहले कॉल करके ममिता को चंदोत्रा बुलाया। उस वक्त गोविंद अपने गाड़ी में मौजूद था। चलती गाड़ी में ही उसने ममिता का गला दबा दिया। उसने ये बोला कि 6 अक्टूबर से उसने ममिता को मारने की सारी प्लानिंग कर ली थी। मारने से लेकर दफन तक सब इसके प्लान के हिस्से थे। इसने 8 अक्टूबर शाम को ममिता के लाश को कॉलेज कैंपस में लाया और वो 5 फीट गड्ढे में डाल दिया। ऊपर से सूखी लकड़ी, टायर और केरोसिन डाल के बॉडी को जला दिया और घर चला गया। 9 अक्टूबर को सुबह आकर उसने गड्ढे पर मिट्टी भर दिया। ये भी सुनने को मिला था, जलाने से पहले उसने लाश के टुकड़े भी किए थे। पुलिस को ये कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हुआ, क्योंकि एक लड़की की चलती गाड़ी में कत्ल, उसके बाद 5 फीट के गड्ढे में टुकड़े करके जलाना,
ये एक आदमी का काम लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था इसमें कई और लोग भी शामिल हैं। खैर, पुलिस को मर्डर मोटिव भी जानना था कि एक 24 साल की लेडी टीचर के साथ गोविंद साहू की क्या दुश्मनी हो सकती है जो इतने बेरहमी से कत्ल कर दिया। दरअसल जांच से पता चला कि ममिता मेहर यही सनशाइन स्कूल से ही 12th पास की थी और समय के चलते वो वापस अब स्टूडेंट की जगह टीचर बनकर आई हुई थी और वो हॉस्टल वार्डन भी थी। घर बहुत दूर होने की वजह से ममिता हॉस्टल में रहती थी। अब गोविंद साहू पहले एक आम किसान था। कुछ लोगों की मदद से ये स्कूल खोलता है और खुद प्रेसिडेंट भी रहता है। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था बड़े बड़े नेता मंत्री सब आते थे और कई बार रात को भी रुकते थे। जैसे पुलिस ने मीडिया को बताया था कि गोविंद साहू के किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और ये बात ममिता जानती थी। ममिता ये भी जानती थी कि गोविंद साहू हॉस्टल के लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। क्योंकि ममिता हॉस्टल की वार्डन थी तो उसे ये पता होता था कि कौन सी लड़की कहाँ है। जांच से ये भी पता चला कि गोविंद लड़कियों का यौन शोषण करता था और रैकेट भी चलाता था। इसकी भनक ममिता को लग चुकी थी। जब ये बात ऑपोजिशन पार्टी को पता चला तो वो लोग सवाल किए कि जब इतने सारे होटल रेस्ट हाउस है तो जो बड़े लोग फंक्शन अटेंड करने आते थे वो लोग वहाँ रुकने की वजह हॉस्टल में क्यों रुकते थे। ऑपोजिशन पार्टी का ये दावा भी था कि गोविंद साहू उनको खुश करने के लिए उनके पास लड़की भेजता था, तब भी ये लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ममिता जानती थी कि गोविंद साहू ये सब कर रहा है। उसने धमकी भी दी थी कि अगर गोविंद ये सब बंद नहीं करेगा तो वो सबको बता देगी। इसके बाद कोविड आ जाता है और स्कूल बंद हो जाता है, पर गोविंद डर डर के जीता था कि कहीं ममिता उसकी पोल ना खोल दे। फिर उसने ये घिनौनी साजिश रची। उसने पहले प्लान के मुताबिक ममिता को कार के बैक सीट पर बिठा के समझाने की कोशिश किया और पैसों का भी लालच दिया। जब ममिता नहीं मानी तो दूसरे प्लान की चलते उसने ममिता का गला घोट दिया। तब ये गाड़ी राधेश्याम नाम से एक ड्राइवर चला रहा था। फिर सीधे अपने घर जाता है। घर के गैराज में कार पार्क करके ड्राइवर अपने घर चला जाता है। गोविंद कार के पीछे सीट में पड़ी हुई ममिता मेहर की लाश को सीट के नीचे गिरा देता है ताकि कोई झांक के देखे तो लाश को देख न पाए और अपने घर के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह के 11 बजे गोविंद नहा धोकर नाश्ता करता है। फिर दोपहर को भी आराम से लंच खा के सो जाता है। अब तक उस घटना को हुए कई घंटे हो जाते हैं और लाश भी अभी तक कार में पड़ी होती है। शाम को गोविंद आंचलिक महाविद्यालय में जाता है जहां लाश को ठिकाने लगाना था। वैसे उसने पिछले दिन 7 अक्टूबर को एक जेसीबी जो वो कॉलेज कैंपस की काम कर रही थी उससे 5 फीट का एक गड्ढा खुदवाया था। कैंपस आने के बाद उसने अपने ड्राइवर राधेश्याम को कॉल करके सूखी लकड़ियां और टायर लेके आने को बोलता है। उस समय सारे मजदूर अपने घर चले जा चुके होते हैं। ये दोनों लाश के टुकड़े करके गड्ढे में डालकर जला देते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन गोविंद आकर जले हुए अवशेष के ऊपर मिट्टी डाल देता है और उसी गड्ढे में दफना देता है। 21 अक्टूबर तक पुलिस ने ड्राइवर राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया था। फिर गड्ढे की खुदाई करने वाले जेसीबी ड्राइवर पुष्कर भोई और सनशाइन स्कूल के मुंशी गुप्तेश्वर ठंडी को भी हिरासत में ले लिया, जो आगे जाकर दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं। 22 अक्टूबर को पुलिस गोविंद को लेकर कॉलेज कैंपस गई क्राइम सीन रिक्रिएट करने कि कैसे कैसे गोविंद उस घटना को अंजाम दिया था। ममिता के मोबाइल फोन को भी उन लोगों ने जला दिया था। जो लाश के अवशेष मिले थे ममिता की माता पिता के डीएनए से मैच हो जाता है। कलाहांडी के पुलिस ने इसी दौरान मीडिया को बताया कि वहां के आईआईसी को सस्पेंड कर दिया गया, जिसने ममिता के एफआईआर लिखने से मना किया था। 23 अक्टूबर को बोलांगीर पुलिस सनशाइन स्कूल के हॉस्टल गए हुए थे जांच करने, तो उन्होंने देखा कि ममिता के रूम के डोर पे जो ताला लगा हुआ था वो सब ताले से अलग था।
पुलिस को डाउट हुआ तो पुलिस ने आसपास इलाके में पूछताछ किया तो पता चला कि गोविंद साहू 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच आया था और ताला तोड़ के अंदर घुसा था। पुलिस को देर नहीं लगी ये समझने में कि जरूर गोविंद साहू सबूत मिटाने आया था। टूटे हुए ताले को बदल के उसने नया ताला लगा दिया कि किसी को शक ना हो, पर उसकी ये चालाकी पुलिस देखते ही समझ गई। बदले ताले को देखकर पुलिस सबकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके 2000 पेज की चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में सबमिट करती है। 20 दिसंबर 2022 को बोलांगीर सब डिस्ट्रिक्ट कंटाबांजी जेल में गोविंद साहू कैद था। गोविंद को हियरिंग के लिए कोर्ट लेने को बाहर गाड़ी खड़ी थी। कुछ कांस्टेबल गोविंद को लेने गोविंद के बैरक में जाते हैं और देखते हैं कि गोविंद एक खिड़की से झूल रहा था। उसने अपने गले पर एक तौलिए से फंदे बनाकर खुदकुशी कर लिया था। अब यहाँ पे बहुत सवाल उठी। गोविंद के वकील का दावा था कि कुछ दिन पहले ही गोविंद से बात हुई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल था। वही गोविंद साहू के पत्नी का कहना था कि गोविंद ऐसा नहीं कर सकता है, इस केस में बड़े बड़े लोगों का हाथ था, तो ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। कहा जाता है कि गोविंद हाई कोर्ट से बेल की मांग की थी, पर वो खारिज हो गया। इसी वजह से मानसिक चाप में आकर गोविंद ने ऐसा कदम उठाया। 4 आरोपी में से एक ने खुदकुशी कर लिया, दूसरे को सबूत मिटाने की और साथ देने के जुर्म में बेल नहीं मिली। बाकी 2 कर्मचारी सरकारी गवाह बन गए। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, पर अभी भी सवाल है कि इतने सारे कांस्टेबल के मौजूदगी के बावजूद गोविंद खुदकुशी कैसे किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कौन कौन ओडिशा से है ये भी बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बाय।